हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। साइंस का लेसन नंबर 5 अपना चल रहा था और लेसन नंबर 5 का नाम था दोस्तों दैनिक जीवन में रसायन। इसमें जो आज का टॉपिक होगा दोस्तों वो है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दोस्तों पीएच के बारे में हमने देखा था, पीएच क्या होता है, किस प्रकार से उसको नापा जाता है और अलग अलग व्यंजनों के लिए अलग अलग पीएच होता है। ठीक है, यानी अलग अलग पदार्थों का अलग अलग पीएच होता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस प्रकार से दैनिक जीवन में पीएच का महत्व होता है और इसके माध्यम से हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि यदि हमें अम्लता और क्षारकता के बारे में अच्छे प्रकार से नॉलेज है, अम्लता और क्षारकता के बारे में अगर हम जानते हैं तो हम हमारे दैनिक जीवन में जो भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं उनसे हम निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो किस प्रकार से हम दैनिक जीवन में हमारी समस्याएं जो आती है उनसे किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं ये हम समझते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले जो आपको बताना चाहूँगा नंबर 1, जैसे उदर में अम्लता। क्या है? उदर में अम्लता। उदर में अम्लता पहला है दोस्तों उदर में अम्लता। दोस्तों यदि उदर में अम्लता की शिकायत होती है, ध्यान समझना, यदि उदर में अम्लता की शिकायत होती है तो उदर में हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वो अधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगता है। साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाइएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। यानी उदर में अम्लता की शिकायत होने पर उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है, पेट में दर्द और जलन का अनुभव होने लगता है। जिसके कारण पेट में दर्द और जलन का अनुभव होने लगता है। इसके उपचार के लिए दोस्तों, इसके उपचार के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ध्यान देना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किसके रूप में कहता है? एंटीसिड के रूप में कहता है ना, ध्यान देना, एंटीसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है दोस्तों किसके रूप में? एंटीसिड के रूप में। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों ये होता है MgOH का होल क्वाइल, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि उदर में अम्लता की शिकायत होती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है और जिसके कारण क्या होता है, पेट में दर्द और जलन का अनुभव होने लगता है। और उससे राहत पाने के लिए दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किसके रूप में कहता है? एंटीसिड के रूप में कहता है। और इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को किसे कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये क्या करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है, ये अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। क्या करता है? अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है, जिससे जो उदासीन होने की वजह से वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा उदर में अम्लता। नंबर 2 है दोस्तों, नंबर 2 के बारे में आपको बताऊं, दंत से। नंबर 2 क्या है? जैसे मान लो और भी प्रॉब्लम जैसे अगर होती है तो इससे भी अपन बचाव कर सकते हैं। नंबर 2 दंत से। दंत से दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि दंत से हमारे जो मुंह होता है, जो यानी जो माउथ होता है दोस्तों, मुंह की पीएच का मान लगभग होता है 6.5। मुंह की पीएच का मान, मुंह की पीएच का मान, मोह की पीएच का मान लगभग कितना होता है दोस्तों? 6.5 होता है। मोह की पीएच का मान लगभग होता है 6.5। ध्यान देना, मोह की पीएच का मान लगभग 6.5 होता है। लेकिन जब कहा जाता है जब मोह की पीएच का मान 5.5 से कम होता है, कितना? 5.5 से कम होता है। वैसे नॉर्मली मोह की पीएच का मान 6.5 होता है, लेकिन जब मोह की पीएच का मान 5.5 से क्या होता है? कम होता है। जब मोह की पीएच का मान 5.5 से कम होता है तो दांतों के किसका? ध्यान देना, दांतों के इनेमल का, दांतों के इनेमल का, दांतों के इनेमल का क्षय होने लगता है। ध्यान देना, दांतों के इनेमल का क्या होने लगता है? क्षय होने लगता है। क्योंकि इनेमल जो होता है दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ, हमारे शरीर का सबसे कठोर होता है ना, सबसे कठोर भाग होता है इनेमल, तो इसका भी क्षय होने लगता है। ठीक है, दांतों के इनेमल का क्षय होने लगता है। और इससे राहत पाने के लिए दोस्तों ध्यान देना, क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? क्षारीय दंत मंजन। क्षारीय दंत मंजन, क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए, है ना, क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए। यानी दंत से बचा, यानी दांतों का इनेमल खराब नहीं हो, वो बचा रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओके। तो हमने देखा कि जो दांतों का मुंह की पीएच का मान होता है दोस्तों लगभग कितना होता है?
6.5 होता है, लेकिन जब दांतों की पीएच का मान 5.5 से कम होता है, यानी कि जब मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों के इनेमल का क्षय होने लगता है। दांतों के इनेमल का क्या होने लगता है? क्षय होने लगता है। और इससे राहत पाने के लिए अपन कह सकते हैं सारे दंत मंजन का अपन को प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब आता है दोस्तों नंबर 3। जैसे नंबर 3 पहला हमने देखा उदर में अम्लता, दूसरा दंत से, और नंबर 3 पे आता है, नंबर 3 पे कीटों का डंक, है ना, ध्यान देना, कीटों का डंक। नंबर 3 पे आता है दोस्तों कीटों का डंक। ध्यान देना एक बात कि जब मधुमक्खी ने डंक मारा होगा कई बार, तो जब मधुमक्खी या चींटी हमारे शरीर के किसी भी भाग पर डंक मारती है तो वो डंक मारे गए उस भाग पर एक अम्ल छोड़ती है और उस अम्ल का नाम होता है दोस्तों मेथेनोइक अम्ल। ठीक है ना, यानी कि जब चींटी या मधुमक्खी हमारे शरीर के जिस भी भाग पर डंक मारती है तो डंक मारे गए भाग पर एक अम्ल छोड़ती है और उस अम्ल का नाम होता है दोस्तों मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल भी उसको अपन कहते हैं। तो उसके कारण वो उस भाग पर दर्द और जलन का अनुभव होने लगता है। क्या होने लगता है? यानी दर्द और जलन का अनुभव होने लगता है। और क्या दर्द और, है ना, ध्यान देना, दर्द और जलन का अनुभव होने लगता है। किस कारण? क्योंकि जब चींटी या मधुमक्खी जब हमारे शरीर पे डंक मारती है, जिस भाग पर भी डंक मारती है, तो वहाँ पर एक अम्ल छोड़ती है और उस अम्ल का नाम होता है दोस्तों मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल, या इसको हम कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल, जिसके कारण अब इसी अम्ल के कारण वहाँ पर दर्द और जलन का अनुभव होने लगता है। अब इससे राहत पाने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। यानी कि जब भी चींटी या मधुमक्खी हमारे शरीर के जिस भी भाग पर डंक मारेगी तो वो डंक मारे गए भाग पर एक अम्ल छोड़ती है और उस अम्ल का नाम होता है मेथेनोइक अम्ल, जिससे वहाँ पर दर्द और जलन का अनुभव होने लगता है। और उसी राहत पाने के लिए दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रख लेना कि डंक मारे गए भाग पर जब दर्द और जलन का अनुभव होने लगता है तो उससे छुटकारा पाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार उदर में अम्लता की शिकायत होने पर किसका प्रयोग किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रयोग एंटीसिड के रूप में किया जाता है। ये क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इसी प्रकार एनिमल का क्षय होने से रोकने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? सारे दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए। तो छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं ये हमें डायरेक्टली याद भी होने चाहिए। अब अगला हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा। इसकी बात करेंगे दोस्तों, अम्लीय वर्षा। नंबर 4 पे आता है अम्लीय वर्षा। दोस्तों ध्यान देना, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? जब वर्षा जल की पीएच का मान, जब वर्षा जल की पीएच का मान 5.6 से कम होता है। कितना? 5.6 से, यानी 5.6 से कम होता है। जब वर्षा जल की पीएच का मान किससे? 5.6 से क्या होता है दोस्तों? कम होता है। जब वर्षा जल की पीएच का मान 5.6 से कम होता है तो उसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। तो उसे हम क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे। यानी जब भी वर्षा जल की पीएच का मान 5.6 से कम होता है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। और इसके कारण क्या होता है दोस्तों? पेड़ पौधे जीव जंतुओं से लेकर पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है ना, प्रभावित होता है। यानी कि इसके कारण, यानी कि अम्लीय वर्षा जो होती है दोस्तों, ये एक तेजाबी वर्षा होती है। क्या होती है? तेजाबी वर्षा होती है। तो इसके कारण अपन कह सकते हैं कि पेड़ पौधे, जीव जंतु और यहाँ तक कि पूरा पारिस्थितिकी खतरे में आ सकता है अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया। कंट्रोल कैसे करेंगे दोस्तों? क्योंकि आजकल इतना पॉल्यूशन हो रहा है मार्केट में या पूरे वर्ल्ड में, इतना पॉल्यूशन हो रहा है जिसकी अपन कह नहीं सकते। तो उसको हमें कम से कम करना चाहिए ताकि अम्लीय वर्षा से बचा जा सके और पेड़ पौधे, जीव जंतु को कम से कम नुकसान हो सके। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा के बारे में हमने देखा कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब वर्षा जल की पीएच का मान 5.6 से कम होगा तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं और उसी कारण पेड़ पौधे, जीव जंतु और पूरा पारिस्थितिकी तंत्र से प्रभावित हो सकता है। ठीक है, अगला दोस्तों, अगला है नंबर 5।
अगला नंबर 5 ध्यान देना, मृदा की पीएच। मृदा की, क्या बोला मैंने, मृदा की पीएच। अब ये क्या माजरा है मृदा की पीएच? ध्यान देना दोस्तों, जब भी हमारे खेतों में कोई भी फसल बोई जाती है, जब भी हमारे खेतों में कोई भी फसल बोई जाती है, यानी मिट्टी में जब भी कोई भी फसल बोई जाती है, तो उससे पहले मृदा की पीएच का मान ज्ञात कर। जब बड़े स्तर पे होता है तो पीएच का मान ज्ञात करना जरूरी होता है दोस्तों, ताकि वो फसल खराब नहीं हो। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि मृदा की पीएच का मान ज्ञात करके, मृदा की पीएच का मान ज्ञात करके मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जाता है। मृदा में बोई जाने वाली, मैं लिख देता हूँ इस लाइन को, छोटी सी है, मृदा की पीएच है ना, मृदा की पीएच का मान ज्ञात करके, मान ज्ञात करके करके मिट्टी में बोई जाने वाली, मिट्टी में बोई जाने वाली, बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जाता है, चयन किया जाता है। यानी कि पहले पीएच का मान याद करना जरूरी होता है। अगर मान लो वो अकॉर्डिंग टू, यानी कि देखो फसल उगाने के अकॉर्डिंग अगर मिट्टी नहीं है तो फिर वहाँ पर उसको उसका उपचार किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कि फसल बोई जाती है। ठीक है।